हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 26 मई को एक सिंगल आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा। जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है वाई कोविड वैक्सीन सेफ्टी नीड्स स्क्रूटनी। इस आर्टिकल में हम BHU रिसर्चर्स के द्वारा जो कोवैक्सीन साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर स्टडी की गई है उसकी फाइंडिंग्स की बात करेंगे। ICMR ने क्यों इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, क्या रीजंस बताए हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। और जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है, जो रिसर्चर्स हैं उनका क्या कहना है ICMR के रिस्पांस पे, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। मेन जो हम चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे वो है एकेडमिक सेंसरशिप। एकेडमिक सेंसरशिप क्या है, कैसे आप इसको मेंस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेटस इन इंडिया से रिलेटेड। तो ये एस्पेक्ट आज जो है हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है नीचे जो लिंक दी है उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, उसके थ्रू भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी और अन्य रिसोर्सेज भी आपको अवेलेबल होंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई कोविड वैक्सीन सेफ्टी नीड्स स्क्रूटनी। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इस आर्टिकल का आप जिक्र कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे रिसेंटली बंच ऑफ रिसर्चर्स ने जो BHU के हैं उन्होंने कुछ स्टडी की है। किससे रिलेटेड? कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड ये स्टडी की गई है। इस स्टडी को ICMR इंस्टीट्यूशन ने खारिज किया है और इस पर आपत्ति जताई है। तो पहले बात करेंगे कि स्टडी क्या है, उसके बाद चर्चा करेंगे क्यों इस पे आपत्ति जताई गई है, ICMR ने क्या कहा है, और उसके बाद डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का क्या इस पे प्रतिक्रिया रही है। ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू कवर करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेटस इन इंडिया से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप एकेडमिक सेंसरशिप के बारे में जिक्र कर सकते हैं और आप बता सकते हैं इस एग्जाम्पल से जो ICMR ने यहाँ पर सेट किया है कि इंडिया में एकेडमिक फ्रीडम की भी कमी है। कैसे है इसे समझेंगे आर्टिकल से। शुरू करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल बोल क्या रहा है ये देख लेते हैं। रिसेंटली ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने एक लेटर इशू किया है टू द रिसर्चर्स ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लास्ट वीक काउंटरिंग देयर स्टडी ऑन द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडिया इंडिजिनस वैक्सीन फॉर कोविड कोवैक्सीन। जो BHU के रिसर्चर्स ने स्टडी की है किसके ऊपर? कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। उसकी जो रिज़ल्ट हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उसको खारिज किया है, उसे काउंटर किया है और एक लेटर इशू किया है। जो ICMR हैं उन्होंने कहा है कि इस स्टडी में क्रिटिकल फ्लॉज हैं और ये स्टडी पुअरली डिज़ाइन की गई है। ICMR के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ICMR भारत बायोटेक प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लिमिटेड के साथ मिल करके कोवैक्सीन डेवलप किया था और कोवैक्सीन जो है इंडिया में ही इंडिजिनसली डेवलप की गई थी। ऑलमोस्ट बहुत बड़ी जनसंख्या में कोवैक्सीन लोगों को दिया गया था। रिसेंटली एक और न्यूज़ आई थी कोविशील्ड के बारे में, जिसमें कोविशील्ड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल्स ने UK के कोर्ट में एक्सेप्ट किया था कि इससे जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कुछ केसेस में ब्लड क्लॉटिंग और कार्डियक अरेस्ट आने की भी संभावना हो सकती है। रेयर केसेस में ये सारी चीज़ें हो सकती थी और कोवैक्सीन के ऊपर ऐसी कोई स्टडी नहीं की गई थी, लेकिन ये रिसेंट जो
BHU के रिसर्चर्स के द्वारा स्टडी आई है, इस पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है क्योंकि ICMR ने इस स्टडी को खारिज कर दिया है। नाउ BHU की जो स्टडी है उसकी फाइंडिंग्स और उसके कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है? एडोलेसेंट गर्ल एंड दोज विथ अ कोमॉर्बिडिटीज वर एट अ हायर रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट आफ्टर रिसीविंग भारत बायोटेक कोवैक्सीन। तो यहाँ क्या बोल रहा है? एडोलेसेंट गर्ल का मतलब क्या है? 10 से 19 वर्ष की जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, अगर उन्हें कोवैक्सीन दी जाती है तो फ्यूचर में उनके साथ एडवर्स इवेंट हो सकते हैं, वो हायर रिस्क पे रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड एडवर्स इवेंट की यहाँ बात हो रही है। दूसरा, पर्सन विथ कोमॉर्बिडिटी की बात हो रही है। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब क्या है? अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा हेल्थ कंडीशन फेस कर रहा है तो उसे हम कोमॉर्बिडिटी, पर्सन विथ कोमॉर्बिडिटी कहेंगे। इसका मतलब क्या है? किसी को कोविड हो रखा है प्लस उसे शुगर का प्रॉब्लम है या फिर उसे BP का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पर्सन को पर्सन विथ कोमॉर्बिडिटीज़ कहा जाएगा। और अगर इन्हें भी वैक्सीन लगाई जाती है, कोवैक्सीन, तो भी ये हायर रिस्क फेस करेंगे। किसी भी तरह की फ्यूचर में हेल्थ कंडीशन होने के चांसेस इन्हें बढ़ जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर है। तो ये पहली फाइंडिंग थी। दूसरी फाइंडिंग क्या है? नियरली अ थर्ड ऑफ द पार्टिसिपेंट रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? जितने भी लोगों के ऊपर स्टडी की गई उसमें से लगभग 1/3 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया है? एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट रिपोर्ट किया। ये एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट क्या है? नॉर्मल जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि किसी को फ्लू हो गया, किसी को सर्दी हो रही है, किसी को खांसी आ रही है, इस तरह के जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसे यहाँ कंसिडर नहीं किया जा रहा है। स्पेशल इंटरेस्ट के, जैसे कि किसी को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर फेस कर रहा है, अल्जाइमर किसी को डिसीज़ हो रही है, या फिर किसी का थायराइड बढ़ गया है, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ है, इस तरह के एडवर्स इवेंट हो रहे हैं, तो उसको हम एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट कहेंगे। तो 1/3 लोग ऐसे थे जिन्होंने एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट को रिपोर्ट किया है। इसका मतलब 100 में से 33% लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह का एडवर्स इवेंट फ्यूचर में फेस करना पड़ा है कोवैक्सीन लगा के। जो स्टडी की गई है वो पूरे 1 साल तक के जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रख करके की गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टडी है इसमें काफ़ी समय बिताया गया है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ, और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया है, उसके बाद ये स्टडी जो है की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सीरियस एडवर्स इवेंट्स हैं वो केवल 1% लोगों में, रिसिपेंट्स में देखने को मिले हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो सीरियस एडवर्स इवेंट हैं वो केवल 100 में से 1% को देखने को मिले हैं, 1000 में से 10 लोगों को देखने को मिले हैं। नेक्स्ट फाइंडिंग की बात करें, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वर रिपोर्टेड एट 48% एडोलेसेंट एंड 42.6% अडल्ट एज पर द स्टडी। ठीक है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपके जो लंग्स के ऊपर वाले साइड में जो इन्फेक्शन है वो लगभग 47-48% एडोलेसेंट में देखने को मिले हैं। जैसी कोविड वैक्सीन मिली है उनको लगाई गई है, और 42% अडल्ट में ये चीज़ देखने को मिली है। इसके अलावा जो कुछ डिसऑर्डर्स भी जो है कुछ लोगों में को देखने को मिले हैं कोविड वैक्सीन लगाने के बाद, जैसे कि सबकैटेनियस डिसऑर्डर, जनरल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर वर द कॉमन इन एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट इन एडोलेसेंट। जनरल डिसऑर्डर, मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर एंड नर्वस सिस्टम वर द कॉमन AESI इन अडल्ट्स। तो ये जो टर्म है ये होते क्या हैं इसे समझ लेते हैं। जो आपके सबक्यूटेनियस डिसऑर्डर हैं वो किससे रिलेटेड है? स्किन डिसीज से रिलेटेड होते हैं। अंडर द स्किन, जो नीचे की लेयर होती है स्किन की, उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो इसमें आती है। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें आपके ब्रेन से रिलेटेड इशू होते हैं, जैसे कि अल्जाइमर हो जाएगा जिसके कारण आपकी ब्रेन मेमोरी अफेक्ट होती है, जैसे कि किसी को स्ट्रोक हो सकता है। ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में होते हैं। ऑक्यूलर डिसऑर्डर में क्या होते हैं? आई कंडीशन लाइक कैटरेक्ट, लेजी आई, इस तरह की कंडीशन को हम ऑक्यूलर डिसऑर्डर कहते हैं। अभी ये ऑक्यूलर डिसऑर्डर भी आएगा। चीज़ें क्लियर है क्या? ये टर्म समझना ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ठीक, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ टोटल 4.6% ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट्स में देखी गई है। तो बहुत ज़्यादा परसेंट में नहीं, लेकिन 4-5 महिलाएं 100 में ऐसी हैं जिन्हें मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़
जो है उन्हें फेस करनी पड़ी है कोवैक्सीन लगाने के बाद, है ना। ऑक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़ 2.7% पार्टिसिपेंट्स में देखने को मिली है और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है 0.6% पार्टिसिपेंट्स में देखने को मिली है। ऑक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। आई से रिलेटेड इश्यूज़ जो डिसीज़ है वो ऑक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़ में आएगी। और हाइपोथायरॉयडिज्म आप जानते ही होंगे, जो थायराइड प्रॉब्लम होता है, थायराइड बढ़ने वाला जो इशू होता है वो ऑलमोस्ट जो है काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है। ये एक क्रोनिक डिसीज़ है। इसमें आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ अमाउंट में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, और जब ये कंडीशन आती है तो इसके कारण आपको कई सारे इश्यूज फेस करना पड़ता है, जैसे कि आपका जो हार्ट रेट है वो डिसरप्ट हो जाएगा, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है, और इसके साथ साथ जितने भी एस्पेक्ट है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वो सारे अफेक्ट हो सकते हैं। ये थायराइड से रिलेटेड इशू होगा। तो थायराइड कितने लोगों में बढ़ा है? 0.6% पार्टिसिपेंट्स में बढ़ाते हुए जो है दिखा गया है स्टडी में। नेक्स्ट बात करें, जो सीरियस 1% केसेस हैं, जो सीवियर जो है आपके एडवर्स इवेंट फेस कर रहे हैं, अगर हम उसको जो है देखें तो उसमें 0.3% पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्हें स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसमें स्ट्रोक के सिम्टम्स देखने को मिले हैं, और 0.1% ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ग्यूलियन बेयर सिंड्रोम, उनमें इससे रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिले हैं, या फिर ये जो सिंड्रोम है इसे फेस कर रहे हैं। ये है क्या ये सिंड्रोम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको यूपीएससी प्री में पूछा जा सकता है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज इन विच इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्व। इसके कारण पैरालिसिस भी हो सकता है, बिल्कुल ट्रीटेबल है, लेकिन सीवियर केसेस में पैरालिसिस होने की संभावना होती है। इसमें होता क्या है, इट कॉजेज वीकनेस एंड टिंगलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो सीवियर केसेस में ये सिंड्रोम पार्टिसिपेंट्स में देखने को मिल रहा है, ये सिम्टम्स, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइंडिंग्स हो जाएगी, किसकी, जो बीएचयू के रिसर्चर्स हैं उनकी स्टडी की फाइंडिंग हो जाएगी। अब भारत बायोटेक से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? भारत बायोटेक जो कि वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने कहा है such a study in safety to be effective and informative, and for it to avoid investigator bias, some data points were also required. This included the AESI safety profile of the subject prior to their participation in the study, a comparison of safety profile of non-vaccinated subject during the course of study, a comparison of safety profile of subject who receive other vaccine during the course of study. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपकी स्टडी और फाइंडिंग को हम इफ़ेक्टिव तो माने, इंफॉर्मेटिव भी माने, लेकिन आपको कुछ और डेटा रिवील करना पड़ेगा। ये डेटा रिवील इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये ना लगे कि आपने कुछ बायस नेस्ट के तहत ये रिसर्च की है, आप पहले से ही बायस थे, आप ये सिर्फ दिखाना चाहते थे कि इसके अंदर देखो कितने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ और डेटा देना पड़ेगा। कौन कौन से डेटा की यहाँ पर बात कर रहे हैं? जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस स्टडी में आने के पहले उनका पूरा हेल्थ चेकअप होना चाहिए था, और इस स्टडी मतलब कोवैक्सीन उन्होंने लगा ली। अब उसके बाद उनकी जो एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट है उसकी प्रोफाइल बनाई जानी चाहिए, प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए इस स्टडी में आने के पहले, और फिर 1 साल बाद वो लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं उसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए था। इस तरह का डेटा आप पहले दीजिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो नॉन वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उस और इन वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन का डेटा होना चाहिए, और इसी पीरियड के दौरान ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है, वो लोग क्या क्या एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट फेस कर रहे हैं वो वाला डेटा भी कंपेयर करने की ज़रूरत है। तब जो है हम मानेंगे कि आपका कोई इन्वेस्टिगेटर बायस नहीं है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इफ़ेक्टिव है और इन्फॉर्मेटिव है। इस रिपोर्ट को तभी माना जाएगा। ऐसा जो है किसका कहना है? भारत बायोटेक जो मैन्युफैक्चरर है उनका कहना। आईसीएमआर का क्या कहना है?
जो डॉक्टर बहल हैं, जो आईसीएमआर के चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि आईसीएमआर वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टडी एंड हैड नॉट प्रोवाइडेड एनी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट। आईसीएमआर ने ना ही इस स्टडी से वो अपने आप को एसोसिएट कर रहा है, ना ही उसने कोई फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया है। रिपोर्ट में जो ऑथर्स हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि ऐसा आईसीएमआर ने उन्हें रिसर्च सपोर्ट दिया है, जबकि इस तरह का कोई भी प्रायर अप्रूवल नहीं लिया गया है, ना ही इंस्टीट्यूशन को इंटीमेट किया गया है। और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें इनएप्रोप्रिएट और अनएक्सेप्टेबल है, इसे तुरंत ही अपनी रिपोर्ट से हटाएं कि आईसीएमआर ने किसी भी तरह का सपोर्ट दिया है। तो आईसीएमआर ने अपना नाम पहले ही वापस खींच लिया। पहली चीज़ तो आईसीएमआर ने ये की, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हम लोग जो है इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, है ना। जो भी अगर सरकार के अगेंस्ट में या एजेंसी के अगेंस्ट में कुछ बोलता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। आईसीएमआर ने क्या कहा है कि जो स्टडी है उसमें ही बहुत सारे क्रिटिकल फ्लॉज हैं, जैसे कि इसमें अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल और वैक्सीनेटेड ग्रुप का कोई कंपैरिजन ही नहीं किया गया है। जब तक आप ये कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है जो पर्सन है, जो अनवैक्सीनेटेड है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एडवर्स इवेंट फेस कर रहे होते हैं। हो सकता है उन्हें भी इस तरह के एडवर्स इवेंट उनकी एज के हिसाब से हो रहे हों। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट आ रहे हैं वो कोवैक्सीन के कारण ही आ रहे होंगे। उन्हें वैक्सीन मिल रही है इसलिए ही वो ये डिसीज़ फेस कर रहे होंगे। ऐसा कहना जो है सही नहीं होगा अगर आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल के साथ। तो ये जो है किसका कहना है? ये आपके आईसीएमआर का कहना है। और ये कहकर उन्होंने इस रिपोर्ट को क्या कहा है कि ये रिपोर्ट एकदम बकवास है और रबिश है। अब डॉक्टर्स लोगों का क्या कहना है? डॉक्टर लोगों ने, जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आईसीएमआर के इस रिस्पॉन्स से शॉक्ड हैं और उनका कहना है कि ये जो रिस्पॉन्स है ये एकेडमिक सेंसरशिप है। सीधे सीधे जो आईसीएमआर है उन्होंने इस रिपोर्ट को रबिश करार दे दिया है, खारिज कर दिया है और बोला है कि इस स्टडी का कोई लेना देना नहीं है, हम इससे एसोसिएटेड नहीं हैं और ये स्टडी भी फ्लॉड है, इसमें कुछ भी सही नहीं है। और इस तरीके से एकेडमिक सेंसरशिप का ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर आपने ऐसी कोई रिसर्च की जिसमें जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है तो इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। और स्पेशली जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, उसमें आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। Multiple account of doctors and researchers on social media also pointed out that the ICMR developed the vaccine along with the company and not declaring its vested interest was also a serious lapse in research terms। इसका क्या मतलब है कि ICMR ने खुद जो है ये वैक्सीन डेवलप किया है एक प्राइवेट कंपनी के साथ, तो उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पहले डिक्लेयर करना चाहिए था। अब अगर इसके अगेंस्ट में कोई भी रिसर्च होगी तो आईसीएमआर एक्सेप्ट करेगा क्या? उनकी गलती खुद वो एक्सेप्ट करेगा क्या? लेकिन वो तो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ये सारी चीज़ें अलाउ करता है, लोगों को करने की परमिशन देता है। अब उसी के ऊपर घास गिर रही है तो वो ऐसी चीज़ें तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो सबसे पहले तो उसे अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसको डिक्लेयर करना चाहिए था, क्योंकि ये एक सीरियस लैप्स है रिसर्च टर्म्स में। बहुत सारे रिसर्चर्स इस बात से शौक हैं कि आईसीएमआर डिनाइल में जी रहा है और इंडिया में ये सारी चीज़ें कॉमन है। और ऑब्वियसली इलेक्शन चल रहे हैं, इस बात का ही ये जो है प्रोपोगंडा बन जाएगा कि देखो कोवैक्सीन जो इंडिया में बनाई गई है उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो गवर्नमेंट है उसके बाद और साइड इफ़ेक्ट्स होने के बाद भी जो है लोगों को ये वैक्सीन दी गई है। तो चुनाव के समय तो ये डिनायल होना ही था और होना ही बनता था। जो रिसर्चर्स हैं उनको ये लग रहा था कि आईसीएमआर इस स्टडी को बेस बना करके इसमें जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको एड्रेस करेगा और वैक्सीन सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को एलिवेट करेगा आगे के लिए। पर ऐसा जो है आईसीएमआर ने नहीं किया और इस रिपोर्ट को जंक में डाल दिया, खारिज कर दिया। और ये इंडिया में बहुत कॉमन है। ठीक, इसको आप जो है एज एन एग्जाम्पल काय में लिखेंगे? एकेडमिक
सेंसरशिप में लिखेंगे। ये पॉइंट जब भी R&D स्टेटस इन इंडिया की बात की जाएगी, क्यों इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें एक पॉइंट ये भी आना चाहिए। और ये एग्जाम्पल साइड में आपको लिखना है कि किस तरीके से ICMR ने किसकी जो BHU की रिसर्च है उसको जंक में डाल दिया। ठीक है, ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था और होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अगर कुछ इशू है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये हमारा लास्ट आर्टिकल भी था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।